नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का गणित विषय है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत के लिए अपने सबसे जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं उनको पढ़ेंगे अपन। इस प्रश्नावली में जो भी अपने सूत्र आएंगे, जो भी सवाल आएंगे उनको करेंगे। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले अपने को इसकी बेसिक बातें हैं वो जानकारी होना उनकी आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहले अपन लेंगे एक नंबर पे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसको, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है जो एक से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 इससे शुरू होके और अनंत तक चलती है। उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होके और अनंत तक चलती है उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? प्राकृत संख्या। समझ गए प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? एक से शुरू होकर अनंत तक की जो संख्याएं चलती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। या अपन सीधी भाषा में कह दें तो अपन कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को अपन गिनते हैं, गिनते हैं तो अपन 1, 2, 3, 4 से शुरुआत करते हैं ना, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। 2 नंबर पे आता है आपका पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृत संख्या है, ये जो प्राकृत संख्या है उसमें अगर अपन शून्य जोड़ दें, यहां अपन शुरुआत किससे कर दें? शून्य से। 0, 1, 2, 3, 4 इससे लेके आगे ऐसे ही अनंत तक चले तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से लेकर अनंत तक, और प्राकृत संख्या में यदि अपन शून्य को शामिल कर लें तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या है वो शुरू होगी शून्य से लेकर अनंत तक, वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। 3 नंबर पे आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक, ये सारी बातें आप पहले जो निम्न कक्षाएं हैं उनमें पढ़ चुके हो। अपन इसको समझने के लिए इनको अपन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बाकी आपकी पढ़ी हुई पूरी। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में क्या होता है? यदि पूर्ण संख्या जैसे अपने 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या है, इसमें यदि अपन ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दें जैसे -1, -2, -3, पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। इसको अपन या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 0 +- 1 +- 2 +-3। इसका मतलब ये प्लस की 1 या माइनस की 1 दोनों में पूर्णांक को इस प्रकार से अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तीनों आपकी जानकारी आ गई होगी। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर और अनंत तक चलती है। यदि संख्या में 0 के एक साइड में प्लस के एक साइड में माइनस के हो तो पूर्णांक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो पूर्णांक में क्या 0 +-1 +-2 +-3 ये आपका पूर्णांक हो गया। तीनों बातें समझ में आ गई। चलते हैं आगे। देखो इसके बाद में आपके 4 नंबर पे जो बात आती है वो आती है परिमेय संख्या है। कौन सी आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को अपन है यूं कह सकते हैं कि पूर्णांक बट्टे पूर्णांक। अपन ने पढ़ा है ना, पूर्णांक बट्टे अपन कह दें पूर्णांक। ऐसी संख्या है जिसको पूर्णांक बट्टे पूर्णांक के रूप में अपन व्यक्त कर दें। जैसे पूर्णांक ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल -3 और एक पूर्णांक ले लिया मैंने 4, तो ये दोनों पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। Q = ≠ 0, ये ध्यान रखना आपको। Q की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए यहाँ। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। या पूर्णांक अपन पूर्णांक भी क्या होता है अपना?
क्या होता है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक अपन पूर्णांक के रूप में लिखें तो वो परिमेय संख्या होती है आपकी, लेकिन q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी बट्टे वाला पूर्णांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको कह दूं कि 1 क्या परिमेय संख्या है, 1, तो आप कह सकते हो कि 1 के बट्टे में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 ही आएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। समझ आई बात? तो ये कहानी होगी परिमेय संख्या की। और अगली आती है आपकी अपरिमेय संख्या। कौन सी आती है, अपरिमेय संख्या। तो इन तीनों यानी परिमेय संख्याओं के अलावा जो शेष संख्या बचती है वो संख्या क्या कहलाती है आपकी, अपरिमेय संख्या, यानी जिसमें प्राकृत संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्णांक नहीं हो, ये तीनों मिला के परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्याओं के अलावा जो शेष संख्या बचती है वो शेष संख्या क्या कहलाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसको अपने अब आता है अपना जो प्रश्नावली है, ये आपके 5 नंबर पे आ गया अपरिमेय संख्या। तो आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन तीनों को मिला के अपन परिमेय संख्या कहते हैं, और शेष जो बचती है वो अपरिमेय संख्या है। इन सामान्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब अपन जो शुरुआत करने जा रहे हैं अपने वास्तविक संख्या का, अपना जो टॉपिक है प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिली हुई हो, अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, दोनों क्या हो, सम्मिलित हो, उसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। समझ में आ गई बात? अपन वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या प्लस मतलब दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सम्मिलित हो, उन संख्या को अपन क्या कहेंगे, वास्तविक नंबर। समझ आ गई बात आपके? परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो, क्या कहलाएगी आपकी, वास्तविक संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसको अपन एक फ्लो चार्ट से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है, 2 प्रकार से अपन इसको बांट सकते हैं। कौन सी, एक तो परिमेय संख्या और दूसरी आ गई आपकी अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में अपन किसको शामिल कर सकते हैं, परिमेय संख्या में अपन कर सकते हैं प्राकृत संख्या को। किसको कर सकते हैं, प्राकृत संख्या को। परिमेय संख्या में अपन शामिल कर सकते हैं पूर्ण संख्या को, और किसको शामिल कर सकते हैं, पूर्णांक को। इनको परिमेय संख्या में शामिल करते हैं। शेष बची वो अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे अपन, रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, जो अपनी पहली प्रश्नावली है। इसके आधार पे चलते हैं अपन आगे। देखो, जो आपकी पहली प्रश्नावली है 1.1, उसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इन संख्याओं को किस रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो आपको थोड़ी सी जानकारी अभाज्य गुणनखंड के बारे में होनी चाहिए। तो मैं बताता हूँ। देखो, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। देखो, ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, ये तो अभाज्य गुणनखंड लिख दिया मैंने, अभाज्य संख्याएं होगी वैसे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिसके 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाएगी,
अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आ गई? ऐसी संख्याएं जिसके दो गुणनखंड हो क्या कहलाएगी? अभाज्य। जैसे मैं कहता हूँ दो है आपका, अपना एग्जाम्पल लेते हैं 2, तो 2 है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 2 का गुणनखंड है, एक तो 2 खुद है और एक इसके गुणा में क्या लिख सकते हैं अपन? 1 इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? 1। इसके अलावा इसके कोई भी गुणनखंड नहीं है। 2 का गुणनखंड एक तो 2 है, एक है। एक प्रत्येक संख्या के गुणा में हो सकता है, समझ आई ना? या अपन यूँ कह सकते हैं ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या है। स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे 2 है तो 2 में 2 के अलावा 1 का भाग जाएगा, ठीक है ना? स्वयं तो 1 का तो ऐसे सभी में जाता ही है। या फिर ये फैक्ट बात है कि ऐसी संख्या है जिसके कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी अभाज्य संख्या है। जैसे 2 है, ठीक है, 3 है, उसके बाद में 3 के भी कितने हो जाएंगे? 3 और 1। इसके बाद में आपके 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, ठीक है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो ये संख्याएं कौन सी? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये संख्याएं क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। और इनके जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इनके सबके गुणनखंड कितने होंगे? 2 गुणा 1, 2 ही गुणनखंड होंगे। 3 गुणा 1, 2 ही गुणनखंड होंगे। 5 गुणा 1, 7 गुणा 1, ऐसे। तो इनके गुणनखंड इसका 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1, 5, 1, 7, 1। इनके अलावा कोई इसका गुणनखंड संभव नहीं है। तो ये संख्या कहलाएगी आपकी अभाज्य संख्या। समझ में आ गई ना? और इनके जो ये गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ गई बात? और एक यहाँ और सीख लीजिए आप, भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिक, 2 से ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। उनको क्या कहेंगे अपन? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड क्या हो? 2 से ज़्यादा हो, तो उन संख्याओं को अपन भाज्य संख्या कह लेंगे। जैसे अपन ने बताया 4 है, 2 और 3 तो क्या है? अभाज्य होगी ना। 4 है तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं? इसका गुणनखंड हो सकता है 4 का क्या हो सकता है? 2 गुणा 2 गुणा 1। तो 2 से अधिक हो गए ना, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 1। इसी प्रकार से आपके 12 आ गया, तो 12 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो ये 12 आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसके गुणनखंड भी क्या हो गए? 3 हो गए। तो ये 2 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो, वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। समझ आ गई बात? अभाज्य संख्या है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। यह सम अभाज्य संख्या कहे सबसे पहली तो 2 ही होगी आपकी, ठीक है। अब चलते हैं अपने आपके सवाल पे। तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया इसके बारे में लिखो ना नोटबुक में, इनको आप नोट डाउन कर लेना। जो मैंने बताया उसके अनुसार ले लिया, उसके बाद में आगे लेते जाओ। वीडियो को पॉज करके आप इनके स्क्रीनशॉट लेके और लिख सकते हो इस टाइप से यहाँ तक के। उसके बाद में ये भी लिख लो आप अभाज्य संख्याओं के बारे में, और ये आपके आगे भाज्य संख्या। यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है वो अपना है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखने आपको,
क्या होते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका। पहले का जो एक नंबर है 140 का अभाज्य गुणनखंड है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, ये आपको सीखना है। ये सीखोगे तभी आगे प्रश्नावली में आप है वो सवालों को सोल्व कर सकते हो। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन तो इस टाइप से करते हैं। देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अपन जो लघुत्तम लेते हैं उस टाइप से अभाज्य संख्या हैं उनका भाग देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले 2 का देंगे, 2 अभाज्य संख्या 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जा रहा है 7 का देंगे, 7 का नहीं जा रहा है तो 11 का देंगे, 11 का नहीं जा रहा है 13 का। इस टाइप से इनको टुकड़ों में तोड़ना वो अभाज्य गुणनखंड कहला गया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो देखेंगे अपन, ये आपका 40 है, इसमें 2 का भाग जा रहा है 70 बार, फिर 2 का जा रहा है देखो कितनी बार 35 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, 5 का कितनी बार जा रहा है 7 बार, और फिर 7 का जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो ये आपके क्या आ गया, इनका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो अपन लिख दें 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 हुआ कि नहीं। पहले अपन ने 2 का भाग लगा दिया, फिर 2 का दोबारा जा रहा है, फिर 2 का भी नहीं जा रहा, नहीं 3 का जा रहा तो अपने 5 का लगा दिया, आगे से आगे ऐसे लगाते जाएंगे। 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का नहीं जा रहा है तो 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का भाग लगाओ। जो अभाज्य संख्या है आगे से आगे उनका भाग लगाते जाओ। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब इनके गुणनखंड पूरे हो गए। तो ये हो गया आपका 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 × 2 × 5 × 7 इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों संख्या देखो 2 गुणा 2 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 2 लिख सकते हैं गुणा 5 गुणा 7। तो ये इसका क्या आ गया आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन करेंगे 156 का। किसका करेंगे 156 का। इसको आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट तो ले लो, प्रत्येक का स्क्रीनशॉट लेते जाओ उस क्वेश्चन का, आप आराम से कर सकते हो बाद में। 156 का देखो, दो नंबर पे आपका 156 जो सेकंड क्वेश्चन है 156। ठीक है ना, 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो वही तरीका अपनाएंगे अपन क्या करेंगे 156 है तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है सम संख्या, तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे अपन, 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 156, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 78। फिर 2 का जा रहा है कितनी बार जा रहा है 36 37 39 बार, कितनी बार जा रहा है 39 बार। फिर विषम संख्या आगे 2 का नहीं जा रहा लेकिन 3 का जा रहा है, 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 बार। फिर 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 156 का। तो इसको अपन लिख सकते हैं 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ गया आपका 2 × 2 × 3 × 13। इसको मैंने बताया, इनको अपन साथ में भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, आगे चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे इसने पूछा है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 38 25 का, तो वही तरीका लेंगे अपने 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। अब लास्ट में क्या आ रहा है आपके 5 आ रहा है, इसका मतलब
कितने का भाग नहीं जाएगा, आपके 2 का तो भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या आ रही है। 3 का दे के देखो आप, 3 एकम 3, फिर यहाँ कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 और 2 बच गए, 7 21, 5 3 15, 3 का जा रहा है क्या, तो 3 का लगा के देखते हैं अपन। 3 एकम 3, 3 2 6, बच गए 2, फिर 7 21, 1 बच गया 15, 5 15, तो ये 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार। फिर अपन दोबारा देखेंगे, दोबारा 3 का जा रहा है क्या, 3 का 4 12, ये 7 हो गए, 7 में 3 2 6, 1 बच गया, 5 15। अब देखो 3 का दोबारा जा रहा है क्या, 3 का दोबारा जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 3 का। तो उसके बाद में 5 का देखो, 3 के बाद में क्या आएगा, 5, तो 5 का देख भाग लगा के देख लो आप, 4 ऐसे 425 में, और अलग लगा के देख लो, आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे, जैसे 38 25 है इसमें, 3825 है इसमें, अलग लगा के देख लो ऐसे आप। 3825 है तो कितने का लगा के देख लो, 3 का, 3 एकम 3, ऐसे लगा के देख लो आप। बस उतार लिए कितने, 8, यहाँ 0 बच गया ना, 8 उतार लिए, 3 2 6, बच गए 2, उतार लिया 2, फिर 7 21, बच गया 1, उतार लिया 5, 5 15, तो 1275 आ गया ना। ऐसे आप लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी उसमें गलत नहीं होना चाहिए। आप 425 में भाग लगाओगे तो पहले कितनी बार जाएगा, 8 पंजो 40, 8 बार गया, बच गए 2, उतार लिया 5, 5 5 25, कितनी बार गया, 5 का भाग इसमें 85 बार जो है। फिर 5 का जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, कितनी बार, 17 बार, 17 5 85 होते हैं ना। फिर 17 एक खुद क्या है, 17 क्या है आपके अभाज्य संख्या है, तो 17 का ही जाएगा एक बार। तो ये इसका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड है। आ गया ना। अपने को क्या देखना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले अपने को 2 का भाग लगाओ, 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का देखो, 3 का नहीं जा रहा है तो यहाँ 5 का देखो, 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का, अभाज्य संख्याओं का लगाना है। 7 का नहीं जा रहा है तो फिर 9 नहीं 11 का, 11 का नहीं जा रहा है तो 13 का, 13 का नहीं जा रहा है तो फिर 17 का। ऐसे आप आगे से आगे संख्याएं हैं उनका देखते जाओ अभाज्य संख्याओं का, तो अपने आप आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, अंतिम गुणनखंड आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 2 बार है ना, तो 3 की स्क्वायर × 5 की स्क्वायर × 17, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अपने को अभाज्य गुणनखंड ही पूछा है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चौथा जो क्वेश्चन है अपना वो है 5005, 5005। इसका क्या ज्ञात करना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो वही अपन लेते हैं तरीका। 5005 है तो पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, फिर 5 का लेंगे तो 5 का जा रहा है, देखो कितनी बार गया, 1 बार, फिर 0 0 आ गए, इसमें भी 1 बार। समझ आ गया, 5 का गया। उसके बाद में अब देखो कितने का जा रहा है, अब देखे देखो इसमें 7 का जा रहा है क्या, 5 का तो नहीं जा रहा है, 1 आ गया ना। अब 7 का देखो, देखना पड़ेगा अपने को अलग, तो 7 का देख लीजिए आप कितनी बार गया, 7 एकम 7, बच गए कितने, 3, 7 चौके 28, बच गए कितने, 2, 7 चौके 28, बच गए कितने, 2, यहाँ 1 उतार लिया तो 7 21, तो कितनी बार गया, 143 बार। कितने बार गया, 7 का भाग गया 143 बार गया ना। अब इसको अपन मिटा देते हैं। अब 143 में देखना अपने को, 143 में देखो किसका जा रहा है, 143 में
फिर 7 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 7 के बाद में क्या आता है? 11। 11 का देखो तो 11 एकम 11, बच गए कितने? 3, उतार लिया 3, 11 तिये 33। तो इसका देंगे अपन 11 का, तो कितनी बार जाएगा? 13 बार गया कि नहीं? और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा एक बार। 2 का ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलते हैं अगली संख्या पे। अगली जो संख्या अपना सवाल है वो है 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 7429 का अभाज्य गुणनखंड। तो अपने को वही तरीका लेना है, 7429 है। सबसे पहले अपने को देखना है कितना, अपने को देखना है 2 का। 2 का नहीं जा रहा, वही अभाज्य संख्या लेनी है। 2 का नहीं जा रहा, क्यों? विषम संख्या है। 3 का 7, 9, 2, 11, 4, 15, 7, 22। जिस 3 के पहाड़े में जो संख्या आ रही है, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है इनके जोड़ में यदि तो होता है, तो 22 में नहीं जाता 3 का, तो इस 3 का भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद में 5 का नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में ये 9 आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। उसके बाद में 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का भी देख लो आप, 11 का भी नहीं जाएगा। 1166 नहीं जाएगा। उसके बाद में 13 का देखो, आप देख लो, 13 का देंगे तो 13 पंजो 65, कितने बच गए? 9 बच गए। 13 7 91, 7 बार गया, 1 बच गया। फिर कितने? 19 बच गए। इसका मतलब 13 का भी नहीं जाएगा। ऐसे लगा के देख लो। अब इसमें किस 13 के बाद में कौन सी आती है अभाज्य संख्या? 17। तो 17 का देखो, सत्रह का भाग लगाओ, 17 चौके 68, बच गए कितने? 14 में से 8 गए 6, कितने बच गए? 6, 2 उतार लो। 17 का भाग लगाओ, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौके 68 होते हैं। तो 17 3 51 3 बार जाएगा। बच गए कितने? ये 1 उतार लिए कितना? 19। 17 6 2 17, 7 119, कितनी बार गया? 437 बार। कितनी बार गया? 437 बार। 17 का भाग गया। अब दोबारा देखो जा रहा है क्या 17 का? 437 में 17 का जा रहा है क्या? देखो 17 1 17, 17 दूनी 34, 17 2 34, बच गए कितने? 9, नहीं जा रहा। इसका मतलब 17 का नहीं जा रहा। 17 के बाद में क्या आता है? 18 नहीं है, 19 है। तो 19 का देखो, 19 2 38, बच गए कितने? कितने बच गए? 13 में से 8 गए, 5 और 7, तो 19 30 57, कितने बार जाएगा? 19 का जाएगा। कितने का जाएगा? 19 का। कितनी बार गया? 23 बार। 23 खुद भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 23 का 23 में जाएगा, 23 का 23 में जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? आपका आ गया 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे करके भी देख लिया, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का। और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, तो आपको जैसे ये संख्या, ऐसे तो है नहीं कि दोबारा कोई दूसरी संख्या है, किताबों में से देंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 74 29 आ रहा है। इसका मतलब इस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 17 से। तो आप अपने समय की बचत को देखते हो, अपने आप सीधा ध्यान में भी रख सकते हो। और नहीं तो आप कर लो अपना 2 का नहीं तो 3 का 5 का 7 का 11 का। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया। चलते हैं आगे, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि ये जो अपने पूर्णांक दे रखे हैं, जो पूर्णांकों के जोड़े दे रखे हैं 26 91, इनके क्या ज्ञात करने हैं अपने को? HCF और LCM ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? HCF और LCM ज्ञात करने हैं। और फिर इनकी जांच और करनी है। जांच की कहानी तो बाद में बताऊंगा मैं, पहले ये ज्ञात कैसे करते हैं वो अपने को सीखना है। और उनसे भी पहले अपने को ये सीखना है कि HCF और LCM होता क्या है। तो HCF का मतलब होता है आपका ये
महत्तम समापवर्ती, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती, और इंग्लिश में इसका नाम है, फुल फॉर्म हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को बोलते हैं अपन LHS है, जिसका नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करने हैं। ये ज्ञात करने का जो अपना तरीका है वो क्या रहेगा, अपन कैसे ज्ञात करेंगे इनको। तो सबसे पहले अपने को वही अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जैसे अपना 26 है, 26 का अभाज्य गुणनखंड देखना है अपने को। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया 13 बार, फिर 13 का अभाज्य संख्या है 1 बार, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 13। ऐसे अपन 91 का कर लेंगे, 91 में भाग जाएगा सबसे पहले 7 का, 2 का नहीं जाएगा, 5 का 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 13 7 91 होते हैं ना, कितनी बार गया 13 बार। ठीक है, तो 13 का भाग लगाया 1 बार आ गया, तो ये इनके क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आपका, 26 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 × 13। उसके बाद में अपन लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड, ये मैं कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 7 × 13। सबसे पहले तो आपको इस टाइप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। उसके बाद में अपने को निकालना है पहले HCF। क्या ज्ञात करना है, HCF। किसका ज्ञात करें अपन, 26 और 91 का। किसका, 26 और 91 का। तो इनको कोष्टक में भी लिख सकते हो आप 26 91 को। तो इसका मतलब ये हो गया 26 91 का अपन HCF ज्ञात कर रहे हैं। HCF ज्ञात करने का तरीका सीख लो आप, एक बार तरीका अच्छे से सीख लिया उसके बाद में आप आराम से इनको कर सकते हो। कोई भी सवाल दे दो आपके इस टाइप के, आगे खूब क्वेश्चन आएंगे और पेपर में भी पूछते हैं। पेपर में जो अपने पहला क्वेश्चन किया ना, उसमें से तो आपके वो आपको सिखाने के लिए था कि अभाज्य गुणनखंड करो। अब पेपर में जो पूछते हैं वो पूछते हैं HCF या LCM। तो LCM कैसे ज्ञात करना है, LCM के लिए सबसे पहले अपने को कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 13 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 13। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है 13। और कॉमन में भी फिर घात देखते हैं, छोटी घात, कम वाली घात। ठीक है ना, कॉमन में भी क्या देखते हैं, कम वाली घात। तो इन दोनों पे घात कितनी है, एक एक ही है देखो, तो ये समान घात है तो कोई सी एक संख्या लिख दो। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया आपका 13। समझ गए ना। HCF में क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो देखना है कॉमन, जितने भी कॉमन आ रहे हैं उनको उतार लो, और उनमें भी कम से कम जो घात है वो उतारनी है। कम से कम जैसे 1 है इसकी घात तो 1 उतार लेंगे। समझ आ गया ना बात। LCM करते हैं अपन, LCM ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन, LCM ले रहे हैं जैसे 26 से 91 का अपन। तो LCM में क्या करते हैं, जितने भी गुणनखंड है पहले वो उतार लो। जैसे इसमें कितना है, 2 है वो उतार लिया, 7 है वो उतार लिया, उसके बाद में अगला क्या है 13 है। ठीक है, 13 पहले उभयनिष्ठ है वो देख लिया, उभयनिष्ठ तो 13 है, उभयनिष्ठ में एक कोई उतारना है, सारों को नहीं उतारना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उनको उतार लो। तो 2 है 2 उतार लिया, 7 है 7 उतार लिया, 13 उभयनिष्ठ है तो 13 में से 1 ले लिया। अब इसमें उभयनिष्ठ में जो बड़ी घात है वो लेनी है अपने को। उभयनिष्ठ जैसे ये आ रहा है तो इसमें बड़ी घात, तो दोनों में सेम ही है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, बड़ी घात 1 ही है तो 1 ले लेना। अगर मान लो इसमें 13 की पावर 1 होती, इसमें 13 की पावर 3 होती, तो 13 की पावर 3 ले लेते अपन। समझ गए ना आप, ये आपका। अब इनको गुणा कर दो, कितना 13 7 91, और 91 को 2 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 182 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 182। तो ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया। HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब इसकी जांच करनी है, क्या करनी है अपने को, जांच करनी है। तो जांच के लिए मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, जांच करनी है अपने को। जांच करने के लिए देखो अपना एक सूत्र होता है कि आपको याद भी रखना है, HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों या जितनी भी संख्या दे रखी है या संख्याओं का गुणनफल लगा सकते हैं अपन। ठीक है ना, संख्याओं का, दोनों संख्याओं का, इसमें तो 2 ही है तो दोनों लिख देते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये देखना है अपने को, ये अपने को 2 दे रखे हैं तो इनकी जांच करनी है। तो अपन LCM और HCF को गुणा करेंगे, जो अपन ने पीछे निकाला है LCM HCF, HCM और HCF 13 और 182, इनका गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे।
यदि ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो अपना आंसर सही है, अन्यथा गलत है। तो अपना HCF कितना आया 13 और LCM कितना आया 182, इनका गुणा करेंगे। इसी प्रकार अपनी संख्या पहले कितनी है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91, इनको गुणा करके देखते हैं। तो इधर देख लो, पहले 182 को आप किससे कर लो 13 से गुणा कर लो। गुणा आता है आपको 3 दूए 6, 8 दिए 24 असल की 2, फिर 3 2 5, फिर 2 8 1, तो ये आ गया आपका 6 6 8 5 13, ये 23 66, कितने आए आपके 2366। अब इनका गुणा और करो आप। 91 को, ये रफ काम है अपना, गुणा कर रहे हैं। 91 को 26 से गुणा करो, 6 कम 6, 9 को 9 छके 54, 2 और 9 दूनी 18, तो ये आ गए 6 6 8 5 13 और 2 23 66। इधर भी कितने आ गए अपने 23 66। तो देखो दोनों संख्या बराबर आ गई कि नहीं, दोनों संख्या बराबर आ गई कि नहीं, ये अपना क्या हो गया, इसकी जांच हो गई कि अपना उत्तर सही है। समझ गए? देख लो एक बार, मैंने आपको बताया दो संख्या दे रखी है 26 91, 26 91, तो पहले 26 का भाज्य गुण कर लिया 2 और 13, 91 का हो गया 7 और 13। अब सबसे पहले HCF ज्ञात करना है, तो मैंने कहा आपको HCF में कॉमन देखेंगे तो कॉमन अपने 13 आ रहा है, HCF में कॉमन देखें तो कॉमन 13 आ रहा है, तो 13 कॉमन ले लिया। LCM में सारी गुणनखंड निकाल लो, लिख लो आप, और कॉमन में हाईएस्ट घात वाला लेना है अपने को। यहाँ पे घात एक ही है तो एक बार ले लिया अपने, इनको गुणा कर लिया तो ये आपका 82 आ गया। अब अपने को इसकी जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है। तो HCM और LCM का गुणा कर दो, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, तो 13 और 82 का गुणा किया 23 66 आ गया, 26 और 91 गुणा किया 23 66 आ गया। तो ये अपनी जांच हो गई, दोनों बराबर आ गए, उत्तर अपना सही होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, इसका और ले लो आगे।